You know very well that it is very important to crack IPMAT exam for you. It is also very important for you to crack the sectional cutoff of English language for you. And here I am to help you gain those extra 5 marks that will 100% help you crack the IPMAT exam and crack the sectional cutoff of the English language paper. And so we start today. So we start now. First thing is, if you master parajumbles, if you are able to master parajumbles, I can guarantee you that you're going to save up to 5 marks. You're going to gain up to 5 marks, which is going to help you understand how to solve each and every question of parajumbles. So, hey guys, I am Chia, your IB Math coach, and today I'm going to help you understand how to attempt each and every parajumble question with 100% accuracy so that you don't lose even a single mark in parajumbles. Let's start. Mastering parajumbles is not a big deal. First of all, it is only what parajumble test. अगर आप ये समझ गए कि पैराजम्बल्स आपके माइंड में या आपके ब्रेन में क्या टेस्ट करना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ आईपीमैट एग्जाम, तो आप समझ जाओगे कि आपको किस तरीके से अपने माइंड को वर्क करना है। जैसे कि यहां पे हमको ये क्लियरली दिख रहा है कि हमको क्या 3 चीजों को हमेशा ध्यान रखना है कि पैराजम्बल हमें टेस्ट करना चाहता है। फर्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। जब आप मेन थीम समझ जाते हो, कॉम्प्रिहेंड कर लेते हो चीजों को, सेंट्रल आइडियाज आपको क्लियर हो जाते हैं पैराग्राफ के, तो आपके लिए इजियर होता है कि आप एक स्टोरी को दिमाग में प्लेस कर सको या बना सको। द सेकेंड इज लॉजिकल फ्लो। आपका आपका लॉजिक टेस्ट करना चाहते हैं कि लॉजिकली आपका ब्रेन किस तरीके से फ्लो करता है। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि कौन सी चीज किस चीज के बाद आनी चाहिए, कौन सी बात किस चीज के बाद बोली जा सकती है, या आपको नहीं समझ में आता है? क्या आपको ये समझ में आता है कि टाइमिंग कैसे डिफरेंशिएट कर देती है चीजों को और टाइमिंग को किस तरीके से संभाला जा सकता है? जैसे अगर एक ही पैराग्राफ में मल्टीपल ईयर्स का मेंशन है फ्रॉम 2000 टू 2010, तो आपको ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हमेशा जब आप पैराजम्बल्स को सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे एक क्रोनोलॉजी होगी ऑफ द इयर्स। तो आप 2000 से 2005 तक का जो टाइम होगा वो पहले रखोगे, फ्रॉम 2007, 2005, 2010, करेक्ट? सो दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू देयर, दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ व्हेन यू आर सॉल्विंग अ पैराजम्बल क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज कनेक्टर आइडेंटिफिकेशन। कैसे दो सेंटेंसेस या दो पार्ट्स ऑफ अ पैराजम्बल कनेक्ट होते हैं, ये भी आपके लिए समझना एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो कनेक्टर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि रूल्स क्या हैं एंड किन रूल्स के बेसिस पे हम ये कनेक्शंस बना पाते हैं बिटवीन 2 और मोर सेंटेंसेस। लेट्स अंडरस्टैंड। 5 तरीके के पैराजम्बल्स होते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ पैराजम्बल्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये टाइप्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं एंड ये सारे ही टाइप्स के क्वेश्चंस पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे, चाहे वो आईपी मैट इंदौर का हो, रोहतक का हो, जिपमैट का हो, इवन अगर आप IIM बैंगलोर यूजी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देखेंगे, उन सब में आपको पैराजम्बल्स के डिफरेंट प्रकार मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैराजम्बल्स को पूछा जाता है। पहला है सिंपल सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसमें आपको बेसिक दे दिया जाता है एंड आपको 4 to 6 जंबल सेंटेंसेस को सही तरीके से अरेंज करना होता है। सेकंड होता है जो सबसे इजीएस्ट होता है, दैट इज कि स्टार्टिंग या फर्स्ट या लास्ट सेंटेंस जो होता है वो आपको क्लियरली दे दिया जाता है कि ये फर्स्ट सेंटेंस है, अब तुम बाकी का जमा दो, या ये लास्ट सेंटेंस है, अब तुम बाकी का जमा दो, या ये फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है, बीच का जमा दो। तो वो जो जंबल 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 डप वाला सिचुएशन होता है वो आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता है समझना देन जब आपको नहीं पता होता है कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट और कौन सा सेंटेंस लास्ट आना चाहिए। द थर्ड इज ऑड सेंटेंस आउट। इसमें क्या होता है कि आपको 5 सेंटेंसेस दिए हैं फॉर एग्जाम्पल, एंड इसमें से 4 सेंटेंसेस जो है वो एक पैराग्राफ बनाते हैं और एक सेंटेंस इज नॉट ऑफ एनी यूज। तो आपको मल्टीपल चीजें करनी पड़ती है, अपना ब्रेन मल्टीपल तरीके से चलाना पड़ता है। पहले तो आपको ऑड सेंटेंस को 5 में से एक को हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको इनको भी सही से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि ये जंबल जो सेंटेंसेस हैं ये सारे अनजंबल हो जाएं एंड आपका पैराग्राफ बन जाए, करेक्ट? द फोर्थ इज थीम बेस्ड, कि सारे जो सेंटेंसेस हैं वो एक सेंट्रल टॉपिक पे हैं एंड उनको आपको सेंट्रल टॉपिक के हिसाब से जमाना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि इनमें मोस्टली नाउन्स एंड प्रोनाउंस वाला आप नहीं समझ पाते हो। लास्ट इज क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल जैसा मैंने आपको बताया टाइम फ्रेम के हिसाब से। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका ये है कि अगर कहीं फर्स्ट लिखा है, फर्स्टली,
सेकेंडली, थर्डली आप उसको उस तरीके से जमाएंगे। अगर ये लिखा है फर्स्ट देन आफ्टर फाइनली, तो आप उसको फर्स्ट देन आफ्टर फाइनली ही जमाएंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे पैराग्राफ्स को जंबल करके सही करना पड़ता है। रूल्स में आपको मैं ये बात और अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि मैं इनको सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी नहीं मानती हूँ, मैं इनको ट्रांजिशनल वर्ड्स भी मानती हूँ। तो मैं आपको सब चीजें समझा रही हूँ। स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिलीव मी। चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले रूल पे हम ऑलरेडी आ गए हैं। सबसे पहला रूल है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है एक ओपनिंग सेंटेंस, बिकॉज इट्स ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू इन अ पैराजंबल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड इसमें आपको चार चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले अवॉइड प्रोनाउंस। अगर आप शी, ही, इट, दे, दिस से स्टार्ट कर रहे हो तो ये तो बेसिक कॉमन सेंस है। जब कोई इंसान इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है एज अ नाउन, तो फिर आप शी, ही, इट, दे से कैसे किसी को रेफर कर सकते हो? दैट्स इम्पॉसिबल, करेक्ट? तो इसलिए आप पहले नाउन वाली चीजों को रखते हो। देयरफॉर अवॉइड प्रोनाउंस। मैं आपको एलिमिनेशन सिखा रही हूँ, ये चार एलिमिनेशन के रूल्स हैं। द सेकेंड इज अवॉइड ट्रांजिशन। अगर हाउएवर, देयरफॉर, मोर ओवर, बट, येट ऐसे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, तो एक बहुत ही बेसिक लॉजिक है कि ये जो वर्ड्स होते हैं ये ट्रांजिशन दिखाते हैं, ये चेंज दिखाते हैं, ये इंट्रोडक्शन नहीं दिखाते, ये स्टार्टिंग नहीं दिखाते। तो देयरफॉर दे कांट बी अ फर्स्ट सेंटेंस। लुक फॉर जनरल स्टेटमेंट्स। देखो आप कोशिश करोगे कि कोई बहुत स्पेसिफिक बात पे नहीं जा रहे हो। आप क्यों नहीं जा रहे हो स्पेसिफिक बात पे? क्योंकि इंट्रोडक्शंस मोस्टली जेनरिक होते हैं, करेक्ट? लास्ट इज न्यू कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी जो बात चल रही है एंड आप उसको एक सेकेंडरी चीज है वो, एंड आप उसको ज्यादा मायने दे रहे हैं एंड उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि देर इज अ हीरो टू द मूवी एंड देन देर इज अ सेकेंड बेस्ट पर्सन ऑफ द मूवी। मतलब एक मूवी है जिसमें दो मेन लीड्स हैं, लेकिन ये दोनों मेन लीड्स हमेशा दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते। देर इज ऑलवेज वन लीड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर। तो आप जब इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका हीरो कौन है। आपका हीरो एलिमेंट जो होगा वही ओपनिंग सेंटेंस में आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट बनेगा, करेक्ट? नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 2, आइडेंटिफाई द क्लोजिंग सेंटेंस। अगर आपने ये दो चीजें कर ली, देखिए ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये स्टेप है, मैं आपको बता रही हूं कि ये रूल है कि आप क्लोजिंग सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ऐसा हो सकता है कि आपने फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई किया एंड उसके तुरंत ही बाद आपको समझ में आएगा कि सेकंड और थर्ड सेंटेंस क्या होगा, जो बच गया वो क्लोजिंग सेंटेंस है। लेकिन इन केस आपको उसका कनेक्शन नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट जो आप कर सकते हो, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो आप जो नेक्स्ट कर सकते हो वो है कि आप क्लोजिंग सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, बिकॉज दैट वर्क्स रियली वेल। तो क्या होता है कि आपने ओपनिंग सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया, क्लोजिंग सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया, अब जो बीच के 3 या 2 जो भी सेंटेंसेस बचेंगे उनको आप इन दोनों के रिलेशन में देख सकते हैं। अब देखिए, इसे क्लोजिंग सेंटेंस को ढूंढना इसलिए इजियर होता है देन ऑर्गेनाइजिंग द अदर सेंटेंसेस, इज बिकॉज बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जैसे समरी वर्ड्स होते हैं जिनको हम ट्रांजिशनल वर्ड्स में ही मानते हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स दोज आर दैट आर समरी वर्ड्स। तो वो क्या होते हैं? इन कंक्लूजन, देयरफॉर, दस, फाइनली, एटसेट्रा। इन टाइप के जो वर्ड्स हैं अगर यूज किए गए हैं तो दे कैन बी योर क्लोजिंग सेंटेंसेस। तो क्लोजिंग सेंटेंसेस को ढूंढना थोड़ा सा इजियर हो जाता है, और ये बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड होते हैं अगेन। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, जैसे इंट्रोडक्शन था जनरलाइज्ड, वैसे ही एंडिंग सेंटेंस भी जनरलाइज होता है। लेकिन बीच के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सप्लिसिटली पॉइंट पे बात कर रहे होते हैं, पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एक बात समझाती हूँ। जैसे हमने ये बात की कि देर इज अ नीड फॉर एयरक्राफ्ट इन इंडिया फॉर देयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है? तो हमने ये बात की, तो एक बहुत जेनरिक बात है कि एक इंट्रोडक्शन है टू अ प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट्स की कमी है इन द डिफेंस सिस्टम, करेक्ट? लेकिन इसके बाद जो बात आएगी वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होगी कि हमको ऐसा क्यों लगता है कि कमी है और हमको इस कमी से कैसे बाहर निकलना चाहिए। क्या हमको एयरक्राफ्ट्स को किसी कंट्री से बाय करना चाहिए या हमको एयरक्राफ्ट्स को खुद अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करना चाहिए? तो ये दोनों ही चीजें जो होंगी ये मिडिल ऑफ द फेज में आएगी। ये जेनरिक नहीं हो सकती, ये इंट्रोडक्टरी नहीं हो सकती, ना ये क्लोजिंग हो सकती है। क्लोजिंग में भी एक जेनरिक स्टेटमेंट आएगा, दस द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ वेरी लेस एयरक्राफ्ट इन द डिफेंस सिस्टम इज दिस। तो ये बहुत जेनरिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड सेंटेंस होता है, rather than something that is specifically talking about solving the problem or the problem itself.
करेक्ट। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन या प्रॉब्लम सॉल्व, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका रेजोल्यूशन या रिजल्ट आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है, एंड कोई भी नया आइडिया या कैरेक्टर उसमें इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। अगर आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को क्लोजिंग सेंटेंस बोल रहे हो तो ये आपकी बहुत ही बड़ी फॉल्टरिंग है ब्रेन में, क्योंकि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग अ हॉलीवुड और अ बॉलीवुड मूवी जिसमें हम एंड में बताते हैं कि हमारा हीरो एक्चुअली है कौन। ये धुरंधर नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट रूल इज कि भाई नाउन से इंट्रोडक्शन होता है एंड प्रोनाउन उसको कैरी करता है। अगर ये चीज आपको कभी भी ऐसा लगे कि कुछ उल्टा हो रहा है या कुछ क्वेश्चन में कुछ अलग हो रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। दैट क्वेश्चन इज देयर ताकि आपको नेगेटिव मार्किंग, आपको आपको मन करे उस नेगेटिव मार्किंग के झुंड में फंसने की। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन में नाउन है ही नहीं एंड सारे ही सेंटेंसेस प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यू कांट टेक दैट गैम्बल। यू विल नेवर अंडरस्टैंड द करेक्ट आंसर टिल द एंड एंड आप उसी में फंसे रह जाओगे। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप इग्नोर नहीं करोगे एंड बहुत सही तरीके से अपने दिमाग को चला के आगे नहीं बढ़ोगे, मूव ऑन नहीं करोगे, तो उसी टॉक्सिक ट्रेट में फंसे रह जाओगे जैसे तुम अपने टॉक्सिक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ फंसे हुए हो। सो द फर्स्ट थिंग इज नाउन का इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहली बार प्रॉपर नाउन या स्पेसिफिक नाउन के थ्रू इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए। सेकेंड इज प्रोनाउन। अगर कोई रेफर कर रहा है किसी प्रोनाउन से, शी ही इट दे देम कुछ भी, तो ये जो प्रोनाउंस हैं इनका आप पीछे ढूंढो कि किससे रेफर कर रहा है। क्या ये मेरा मेन कैरेक्टर है या एक सेकेंडरी कैरेक्टर है जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है। करेक्ट। तो इस तरीके से आप उसको ज्यादा अच्छे से जमा पाओगे। थर्ड इज अग्रीमेंट चेक। प्रोनाउंस को उस जेंडर से मैच करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है वो रहमान डकैत की बात कर रहा है कि रहमान डकैत वाज अ गून इन पाकिस्तान, ठीक है। वो इस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। एंड फिर नेक्स्ट सेंटेंस जो आपको पसंद आया है वो ये आया है कि शी वॉज डैश 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 डैश, तो शी के साथ इट कांट स्टार्ट। तो आपको जेंडर को एक, मतलब मैं आपको जो बता रही हूँ ना, आपका लॉजिक बहुत अच्छे से फ्लो करना चाहिए नाउन एंड प्रोनाउन वाला। अब देखिए यहाँ पे ये जो तीन रूल्स थे, ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। अगर आपने इनको समझ लिया तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो आपकी यहीं खत्म हो गई है। जो कि आपके लिए मैं 100% लिखित में दे सकती हूँ कि अगर 5 पैराजंबल्स आ रहे हैं तो 2 से 3 पैराजंबल के जो सेट्स होंगे वो आपके इस रूल को फॉलो करते करते में ही सारे क्लीनली आप स्वाइप करके आगे बढ़ जाओगे। +4 मार्क्स लेके आप आगे बढ़ चुके होगे एंड वो +4 मार्क्स आपके 100% आपके बैग में होंगे। लेकिन इसके बाद जो रूल्स आते हैं वो आपको बाकी के जो 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसमें हेल्प करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट रूल इज ट्रांजिशनल वर्ड्स। बहुत ध्यान रखिए ट्रांजिशनल वर्ड्स का, नॉट ओनली फॉर पैराजंबल्स बट ऑल्सो फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि मैं गला फाड़ फाड़ के बोल चुकी हूं कि ट्रांजिशनल वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी रीडिंग अच्छी कर देते हैं अगर आपको ट्रांजिशनल वर्ड्स पता होते हैं, आपको बहुत हेल्प करते हैं विद पैराजंबल्स, एंड आपको इंटरप्रिटेशन में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ रीडिंग के काम नहीं आते हैं, कॉम्प्रिहेंड करने के भी काम आते हैं एंड क्वेश्चन को आंसर करने के भी बहुत काम आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 टाइप्स में मैंने ट्रांजिशनल वर्ड्स को डिवाइड किया हुआ है। अगर आप कमेंट में मुझे लिख देते हैं तो फिर मैं 100% ट्रांजिशनल वर्ड्स का एक अलग से वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको मैक्सिमम ट्रांजिशनल वर्ड्स पढ़ाऊंगी एंड दैट टू ओपन। ठीक है। तो फर्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट। अब कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ एक सेंटेंस बता के। इट वॉज रेनिंग हेविली इन माई सिटी बिकॉज ऑफ विच देयर वर फ्लड्स इन माई सिटी। अब आपने क्या किया, रेन की वजह से फ्लड आया। क्या हुआ, रेन इज द कॉज, फ्लड इज द इफेक्ट। ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं, इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट कैसे बनता है, फर्स्ट वर्ड है इसका बिकॉज, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बिकॉज। आई कुड नॉट स्टडी बिकॉज इट वॉज माई कजिन्स वेडिंग एट होम, है ना। आई कुड नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ। तो ये जो बिकॉज वर्ड होता है ये सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से यूज किया जाता है व्हेन कॉज एंड इफेक्ट दिखाना होता है। देयरफॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि वो रिजल्ट की तरफ इशारा करता है एंड सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड होता है व्हेन दे वांट टू शो यू अ कंक्लूजन। द थर्ड इज दस। दस भी इसी तरीके से बहुत बार यूज होता है बट नॉट एज मच एज देयरफॉर, बट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड व्हेन वी वांट टू कम टू अ कंक्लूजन इज दस। Fourth is consequently. This is something that is a little different from therefore and thus.
व्हाट हैपेंस इज कि जब आप किसी भी चीज का इफेक्ट कॉज बता रहे होते हो तो उस कॉज को आप मल्टीपल चीजों के साथ समझाते हो एंड उसके बाद इफेक्ट दिखाने के लिए देयरफॉर एंड दस को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी के भी एक्शंस को दिखाते हो कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू शो द एक्शंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू फाइट पॉवर्टी और हंगर इन इंडिया, तो आप क्या करते हो, आप बहुत सारे उनके एक्शंस दिखाते हो कि उनने ये स्कीम लगाई, ये स्कीम लगाई, उनके ऊपर टैक्स कम किया गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो एक्शंस हैं, कोई भी एक्शन होता है तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है, तो वो जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन का हो सकता है। इट्स दैट क्लियर। तो कॉन्सिक्वेंटली वर्ड जो होगा वो हमेशा एक्शन के साथ वाले पैर में आएगा। करेक्ट। सेकेंड इज कॉन्ट्रास्ट टाइप के ट्रांजिशनल वर्ड्स, दैट इज हाउएवर। अगर आप कुछ बोल रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड इज अ गुड गाय, हाउएवर ही ड्रिंक्स अ लॉट, तो आपने क्या किया, हाउएवर के बाद जो आपकी फीलिंग है कि आपका फ्रेंड एक अच्छा व्यक्ति है वो चेंज हो गई, वो एक डिफरेंट नोट पे चली गई, एक डिफरेंट टैंजेंट पे चली गई और ये भी दर्शाने लगी कि आपके हिसाब से ड्रिंकिंग इज नॉट अ गुड हैबिट। करेक्ट। बट वर्ड आपको मालूम है कैसे चेंज कर देता है, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। आपने ये सेंटेंस बहुत बार सुना होगा एंड आपका दिल टूटा होगा एंड आई नो आई एम ट्रिगरिंग यू, लेकिन अगर उस ट्रिगर के बेसिस पे आप कुछ समझ सकते हो तो आई यूज इट एनीवेज। नेक्स्ट इज येट। अगर येट वर्ड को आपको समझना है एंड आप येट को बट जैसा मानते हो तो आप बहुत गलत हो, क्योंकि बट इज अ पर्सन एंड येट इज हिज इविल ट्विन। ठीक है। आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स टू पे अटेंशन इन द क्लास, येट यू आर सो शेमलेस दैट यू आर ऑलवेज सिटिंग इन द क्लास विदाउट एनी अटेंशन। येट जो वर्ड होता है वो इंसान को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिटी में ये दिखाता है कि इतना होने के बाद भी तुम पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। करेक्ट। तो येट वो वर्ड होता है। ऑल्दो, ऑल्दो वर्ड एक बहुत ही बेसिक वर्ड होता है, इसमें कोई एक्सट्रीमिटी नहीं होती है। जैसे शी इज नॉट अ गुड गर्ल ऑल्दो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इफ शी कम्स टू द पार्टी। ये एक बहुत बेसिक वर्ड होता है कि यस आई कैन इग्नोर इट, एक बहुत बेसिक वर्ड, कैन नेवर बी यूज्ड इन एक्सट्रीमिटी, बट कॉन्ट्रास्ट शो कर पा रहा है। So there's a huge thing about transitional words that actually trigger something in your brain when you are reading it with understanding that what difference does it make. Third is एडिशन करना। किसी भी चीज में अगर कोई चीज एडिशन कर रही है तो वो भी एक ट्रांजिशन ही लेके आ रही है। जैसे मोर ओवर, मोर ओवर का मतलब होता है कि ठीक है ये तो है ही लेकिन इसके अलावा ये भी है। करेक्ट। फर्दर मोर, फर्दर मोर का मतलब होता है हम पॉइंट वन की बात कर रहे थे अब हम पॉइंट टू की बात करेंगे। ऑल्सो का मतलब होता है कि पॉइंट वन की बात कर रहे थे इसमें आई वुड लाइक टू ऐड 1.1। करेक्ट। एडिशनली भी इसी टाइप का प्ले करता है कि हम 1 पॉइंट की बात कर रहे थे अब हम 1.1 की बात कर रहे हैं फिर 1.2 की बात कर रहे हैं, तो जो थॉट चल रहा था उसी में कुछ ऐड करने की जरूरत होती है, तब इन ट्रांजिशनल वर्ड्स को यूज किया जाता है। लास्ट इज एग्जाम्पल। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड्स जो मुझे समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है एंड ये चीज बहुत सारे लोग बताते नहीं है बाय द वे, तो आप नोट डाउन कर लो। जब हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल तो मोस्टली हम पास्ट रेफरेंस बताते हैं। ठीक है, कोई भी पास्ट रेफरेंस बताते हैं जो हम उस एग्जाम्पल में यूज करते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं फॉर इंस्टेंस तो ऐसा होता है कि जो अभी अभी प्रेजेंटली हो रहा है कहीं पे उसको हम फॉर इंस्टेंस बोलते हैं। मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस देर इज अ रिलीजियस प्रॉब्लम गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, कि रिलीजन में लोग लड़ाई कर रहे हैं तो फॉर इंस्टेंस हम बोलेंगे क्योंकि अभी वो ऑनगोइंग इशू है जिसको आप कोट करना चाहते हो, जिसको एज एन एग्जाम्पल यूज करना चाहते हो। सच एज वर्ड यूज करते हो फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक वर्ड यूज करते हो, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट रिटन हियर बट लाइक वर्ड यूज करते हो फॉर एन एग्जाम्पल। एंड जब आप सच एज एंड लाइक यूज करते हो तो कई बार वो सिमिली होता है। अगर आप चाहते हो मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाऊं तो 100% यू कैन कॉमेंट एंड आई बी देयर, आई बी प्रेजेंट फॉर यू। नेक्स्ट इज रूल 5, recognize मैंडेटरी पेयर्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि आपको लिटरली हेल्प करेगा। दिस इज नॉट अ रूल दैट exerts its power on you, but it's a rule like a best friend that is always there for you, supports you and helps you solve a problem, not create
bigger problems, correct? So the first thing is pronoun and noun के pairs, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, आगे नहीं बताऊंगी कुछ भी. सेकंड इज डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन पेयर. अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो. किसी चीज को इंट्रोड्यूस किया गया ओपनिंग स्टेटमेंट में, उसके बाद बेसिक सी बात है, उसका डेफिनेशन या मीनिंग बताया जाएगा, एंड उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया जाएगा. पहले एक्सप्लेनेशन और बाद में डेफिनेशन कभी नहीं बताई जाती है. देयर आर सम रूल्स दैट एवरीवन फॉलोज. तो इस चीज को ध्यान रखो. थर्ड इज प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन. मैं बता चुकी हूं, पहले प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद ही सोल्यूशन आ सकता है. फोर्थ इज क्वेश्चन एंड आंसर. पहले क्वेश्चन आएगा, उसके बाद ही आंसर आ सकता है. फिफ्थ इज थ्योरी एंड एग्जाम्पल. अगर कोई थ्योरी है एंड उसका एग्जाम्पल आप पहले दे रहे हो, उसके बाद थ्योरी बता रहे हो, तो दैट विल नॉट वर्क इन पैराजम्बल्स. ऑल्दो जब मुझसे कोई किसी चीज को एक्सप्लेन करने को बोलता है, तो मैं पहले एग्जाम्पल देती हूँ और फिर उसको थ्योरी बताती हूँ, लेकिन वो एक बेसिक बात करने का तरीका होता है किसी का. लेकिन पैराजम्बल्स में दैट डजंट वर्क. पहले आप थ्योरी बताते हो, फिर उसका एग्जाम्पल बताते हो. गॉट इट? आगे बढ़ते हैं रूल 6 की तरफ. लॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है? इवेंट्स को अरेंज कर देना. कॉज एंड इफेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? कि कॉज लॉजिकली पहले आएगा एंड इफेक्ट बाद में आएगा. जनरल टू स्पेसिफिक जाना है आपको, कभी भी स्पेसिफिक टू जनरल नहीं जाना है. तो जनरल पहले, स्पेसिफिक बीच में, फिर एक जनरल स्टेटमेंट आती है. फोर्थ इज प्रॉब्लम सोल्यूशन फ्लो, जो आपको हमेशा फॉलो करना है. ये जो लॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये पहले वाले इस मैंडेटरी पेयर से कैसे डिफरेंट है, मैं आपको ये समझा देती हूँ. मैंडेटरी पेयर्स के साथ आप क्या कर सकते हो कि आप जो बीच के 3 सेंटेंसेस या 2 सेंटेंसेस हैं, उनमें पेयर क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हो. लेकिन ये जो है, ये जो लॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये आपको एग्जैक्टली बता रही है कि अगर 4 सेंटेंसेस वाला क्वेश्चन आता है, तो उन 4 सेंटेंसेस को किस तरीके से आप जमा सकते हो. नेक्स्ट इज कि आपको इन रूल्स को बहुत अच्छे से, 6 कोर रूल्स को एंड 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसको नहीं समझोगे, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं समझ में आएगी, एंड दैट इज कि ऑथर जो है, उनका क्या पर्पस है टुवर्ड्स राइटिंग दिस पर्टिकुलर पैसेज. अगर आपने पर्पस समझ लिया, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें इजी हो जाएगी. अगर एक्सप्लेनेशन पर्पस है, तो कोई चीज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर डिफाइन किया जाएगा, फिर एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा. वहीं अगर आर्ग्यू करना पर्पस है, तो देयर विल बी मतलब टू थिंग्स. और ऐसा हो सकता है कि 4 आर्ग्यूमेंट्स में से मतलब 2 आर्ग्यूमेंट्स एक चीज के लिए हो एंड 2 आर्ग्यूमेंट्स एक चीज के लिए हो. तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये समझना कि कौन सा ओपनिंग एंड कौन सा क्लोजिंग होना चाहिए. जिसके लिए डोंट वरी, आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग एंड आई विल हेल्प यू आउट विद दैट. डोंट वरी. ओके, नेक्स्ट इज नरेट. अगर कोई स्टोरी नरेट कर रहा है, तो वो हमेशा क्रोनोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगी, टाइमलाइन के ऊपर बेस्ड होगी. तो नरेशन उस तरीके से बनता है. एंड कंपैरिजन है, कंट्रास्ट एंड आइडियाज है, तो आप ट्रांजिशनल वर्ड से ढूंढ सकते हो. हाउएवर, बट, येट, ये वर्ड्स जो होंगे, ये हमेशा आपको फॉलो करने के लिए हेल्प करेंगे. करेक्ट? तो ये होता है 4 तरीके से जो ऑथर का पर्पस होता है, ये समझने का तरीका. दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ पैराजम्बल्स, तो डोंट एवर मिक्स देम अप. ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया इस पूरे वीडियो में? पहले मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ पैराजम्बल्स, जो अलग अलग तरीके के होते हैं. फिर मैंने आपको रूल्स समझाए. रूल्स में मैंने आपको 2 तरीके से अलग अलग बातें बताई. पहला तो मैंडेटरी पेयर्स बताए, और दूसरा मैंने आपको बताया कि जो बेसिक क्रोनोलॉजिकल या लॉजिकल तरीका होता है किसी भी पैराजम्बल को जमाने का, वो क्या होता है. एंड थर्ड मैंने आपको बताया कि ऑथर का पर्पस की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ यू विल नीड टू स्क्रीनशॉट 2 थिंग्स, एंड उसके बाद आप इस वीडियो को पॉज करिए एंड इसका आंसर मुझे दीजिए. एंड उसके बाद यू मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग. मैं एक एक एग्जाम्पल दिया है एक्सप्लेन, आर्ग्यू, नरेट एंड कंपेयर वाले क्वेश्चंस का. सो लेकिन फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दीज 2 एंड देन वील गो ऑन टू दैट. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए. तब तक के लिए आप इस वीडियो को रोक सकते हो. सेकेंड प्रैक्टिस सेट इज दिस वन. जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए. आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से दे दीजिए. मैं आपको 24 आवर्स में इसका आंसर 100% दे दूंगी, लेकिन अभी आप उसको सॉल्व करेंगे. एंड उसके बाद मतलब आप रोक लीजिए इस वीडियो को. उसके बाद मैं आपको और थोड़े से क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ. ओके, सो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक्सप्लेनेशन इज द पर्पस. ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोबायोम एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात की गई है. आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए एंड आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इट इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन. तो जैसे फर्स्ट हम आंसर भी देख रहे हैं, तो फर्स्ट इज बी. द ह्यूमन माइक्रोबायोम रिफर्स to the trillion of microorganisms, bacteria, fungi and viruses that inhabit our bodies, particularly with the gut. ये क्या है? ये इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है माइक्रोबायोम की. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आना चाहिए. डी,
Each person's microbiome is unique, shaped by factors such as diet, antibiotics, stress levels, and environmental exposure through life. ये क्या है? ये एक एक्सप्लेनेशन है. डेफिनेशन होगी, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आया. फिर आ रहा है सी. अब क्या हो रहा है कि माइक्रोबायोम्स जो है इनको इंट्रोड्यूस तो कर दिया है, लेकिन वाई आर दीज इंट्रोड्यूस, इसका पर्पस क्या है, तो वो समझाया जाता है आगे एक्सप्लेन करके. साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड दैट दीज माइक्रोबायो, अब क्योंकि यहाँ पे दीज माइक्रोबायल कम्युनिटीज प्रोड्यूस ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये जो दीज प्रोनाउन लिखा है, इसकी वजह से हम कभी भी सी यूज नहीं कर सकते. आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन साइंटिस्ट तो नाउन है, तो साइंटिस्ट की वजह से हम सी को यूज कर सकते हैं एज फर्स्ट, लेकिन उसके बाद जो दीज लिखा है उसका इंट्रोडक्शन कहाँ है? तो यस, देयर विल बी स्टोरीज जहां पे एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे. जैसे यहाँ पे माइक्रोबायोम इज द फर्स्ट कैरेक्टर, द सेकंड कैरेक्टर इज साइंटिस्ट. लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि साइंटिस्ट के साथ अगर कोई प्रोनाउन यूज किया गया है तो उसका प्रोनाउन जो है दीज माइक्रोबियल कम्युनिटीज, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है, जिसकी वजह से ये फर्दर मोर आगे आएगा. तो देयरफॉर सी इज in the third place. And then there is A. This complex ecosystem influences everything from immune function to mental health. ये क्या है? ये रिजल्ट है कि इतना सब कुछ समझने के बाद जब हम माइक्रोबायोम समझ गए, हम ये समझ गए हर पर्सन में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, हमने ये समझ लिया कि साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है और कैसे उनको इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके बाद हमने ये समझा कि इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, इसका एंड क्या है. करेक्ट. सेकेंड इज आर्ग्यू करना. अगर पर्पस है तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है. लेट्स अंडरस्टैंड इसको किस तरीके से क्या लॉजिक लगा के सही आंसर BADC है. बी में लिखा है proponents of AI in criminal justice argue that algorithmic decision making eliminates human bias and produces more objective data driven outcomes. ये क्या है? ये प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करते हुए पहली आर्ग्यूमेंट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि हमारा ये आर्ग्यूमेंट है, दिस इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट. अब इसके अगेंस्ट जो क्रॉस आर्ग्यूमेंट होगा वो आगे आना चाहिए. करेक्ट. तो ये जो आर्ग्यूमेंट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस भी कर रही है एज अ प्रॉपर नाउन. करेक्ट. ए येट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक सेकंड आर्ग्यूमेंट आ सकती है यहां पे. करेक्ट. या ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है. बी इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, इट्स नॉट सम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट. ए इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड हमको सी या डी में कोई नया आर्ग्यूमेंट मिलने वाला है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. करेक्ट. Yet studies consistently demonstrate that AI-powered predictive policing systems exhibit significant racial bias, replicating and amplifying historical injustices embedded in training data. ये बी ए का पैर एकदम सही लग रहा है. क्यों सही लग रहा है? क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट वाली चीज है एंड ट्रांजिशनल वर्ड से ए स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्लोजिंग या स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता. प्लस वो क्लोजिंग या स्टार्टिंग सेंटेंस इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि वो जेनरिक नहीं है, बहुत एक्सप्लिसिट है. करेक्ट. नेक्स्ट इज डी. The fundamental flaw lies in the false assumption that historical crime data is objective. It instead reflects decades of biased policing practices that target specific demographics. अब क्या हो रहा है कि ये जो येट के बाद वाली बात है, येट के बाद वाला जो आर्ग्यूमेंट है, उसी को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है. अगर आप देखो तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बी में ओपनिंग सेंटेंस के साथ ही आ गया था एंड उसके बाद उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसको सीधा आर्ग्यू किया गया. करेक्ट. तो ऐसा भी हो सकता है एंड ऐसा भी हो सकता है कि पहले ए आर्ग्यूमेंट हो और फिर उसको एक्सप्लेन करें, फिर बी आर्ग्यूमेंट हो और उसको एक्सप्लेन करें. द लास्ट इज सी. दिस एल्गोरिथमिक इनजस्टिस मीन्स दैट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, अब हम एक रिजल्ट ओरिएंटेड या कंक्लूजन ओरिएंटेड फील्ड में चले गए हैं एंड देयरफॉर सी शुड बी योर लास्ट सेंटेंस, क्योंकि ये एक्सप्लिसिट भी नहीं है, बहुत जेनरिक है एंड रिजल्ट की बात कर रहा है, एंड की बात कर रहा है. आई थिंक हियर में से गलती हो गई, मैंने आंसर गलत लिख दिया है. इट्स CADB. सो सबसे पहले सी आएगा जहां पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में ही पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया जा रहा है. फिर फ्लेमिंग अपनी लेबोरेटरी में जाते हैं, कंटामिनेशन देखते हैं एंड देन कम्स डी कि दो इनिशियली डिसमिस्ड वाली जो बात है जी कंटामिनेशन की, फ्लेमिंग नोटिस दैट द बैक्टीरिया सराउंडिंग द मोल्ड हैड डाइड, प्रॉम्प्टिंग हिम टू इन्वेस्टिगेट दिस अनएक्सपेक्टेड फिनोमिनन. तो इसमें क्या हो रहा है कि हम एक बेसिक बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं दो वर्ड का यूज करके, एक ट्रांजिशनल वर्ड है. करेक्ट. एंड लास्ट इज
फ्लेमिंग्स केयरलेस लैब प्रैक्टिस, हमने उनके ऊपर एक जजमेंट दे दी है। तो क्या हो रहा है, ये नरेशन हो रहा है एक स्टोरी का। सो रिमेंबर, दिस इज माय मिस्टेक, सी ए डी बी शुड बी द perfect thing. ठीक है, लास्ट इज comparison is the purpose. I'm again sorry, the answer should be D C A B, not C A B D here. Again, let's talk about this. ये है कंपेयर करने का पर्पस है यहाँ पे। तो D जो है, सम इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, इसमें क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है किसी भी चीज को ताकि उनको कंपेयर किया जा सके। देयर आर टू थिंग्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड। सेकेंडली, हम सी पे जाएंगे, फंडामेंटल टेंशन बिटवीन, ये जो कैसे फंडामेंटल टेंशन बनी, कैसे हम इस मोमेंट पे पहुंच गए जो हमको दो चीजों को कंपेयर करना पड़ रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। थर्ड आना चाहिए आपका ए, दैट इज वो आपको क्लियर बता रहा है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, द फंडा सी में लिखा हुआ है, द फंडामेंटल टेंशन बिटवीन दीज अप्रोचेस बिकम्स अपेरेंट when examining their different standards for evidence validation and treatment efficacy। and जो यहाँ पे बात को इंट्रोड्यूस किया गया है कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, उनके बेसिस पे क्या रिजल्ट निकल के आया एंड किस तरीके से उनको क्वेश्चन किया गया है, वो आपको ए में मिल जाएगा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का क्या एम्फेसिस है एंड मॉडर्न का क्या एप्लीकेशन है। एंड ये दोनों को जब हम देख लेते हैं तो हमको इनका क्लियर कंपैरिजन दिख जाता है। अब हम बी में एक जजमेंट दे देते हैं, बोथ सिस्टम्स हैव प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव हेल्थ आउटकम्स येट दे ऑपरेट फ्रॉम फंडामेंटली डिफरेंट epistemologies, one rooted in experiential observation accumulated over millennia and the other in empirical experimentation and statistical analysis। तो क्या हो रहा है कि हमने इसका एक कंक्लूजन दे दिया कि दो चीजों के बीच में जो कंपैरिजन हो रहा था उसका एंड ये है कि दोनों अपने आप में सही है। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम in a more banger class than this, and I hope that you subscribe to this channel because you're going to get a lot of content that is going to help you gain very good marks. All the best, and I love you all. See you. Bye.